अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर, दैट इज़ द टाइम नाइट। जिसको लिखने वाली हैं ल्यूडमिला पेट्रोशविस्किया। ये एक रशियन नॉवलिस्ट हैं, रशियन राइटर हैं। और ये जो हमारा लिटरेरी वर्क है जिसको हमने डिस्कस करना है, ये भी एक रशियन लिटरेरी वर्क है जिसको रशियन लैंग्वेज में लिखा गया था। और फर्दर इनको इसी वर्क को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था सलील लायड ने, जो कि बेसिकली एक ब्रिटिश एडिटर हैं और एक ट्रांसलेटर भी हैं, स्पेशलाइज्ड है रशियन लिटरेचर के अंदर। तो ये बेसिकली रशियन लिटरेचर में स्पेशलाइज्ड है। तो इन्होंने जो हमारे पास रिस्पेक्टिव वर्क है द टाइम नाइट, इसको भी इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। मींस एक रशियन वर्क को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया था। और हमारे पास ये वर्क 1992 में इन पब्लिश्ड फॉर्म अपीयर हो जाता है, जिसके अंदर हमारे पास लेट सोवियत फैमिली के बारे में बताया जाता है कि 1980s में जो सोवियत स्टेट थी और जो रशिया था उसकी क्या सूरत हाल थी। वहाँ पे लैक ऑफ मनी था, शॉर्टेजेस था, फैमिली स्ट्रगल्स थे, पुअर कंडीशन थी, प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं था, खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं था, बच्चे चीखे मारते थे, बच्चे चिल्लाते थे, रोते थे उनको चीज़ें मिल जाए उस चीज़ों के लिए। ये सब कुछ राइटर ने दिखाया इस नोवेला के अंदर। इसके अलावा बताया है कि जो इंसान का फेट है, ह्यूमन फेट, इंसान अपनी किस्मत से नहीं भाग सकता जितनी मर्जी वो कोशिश कर ले। तो इसी बेस पे हम देखेंगे इस नोवेला के अंदर हम लोगों को एलियनेशन का, रूटलेसनेस का, एमलेसनेस का, होप का, पॉवर्टी का थीम देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड जो कि डोमिनेंट थीम है स्टोरी के अंदर वो है फेमिनिज्म का। इसके अंदर हम लोग फेमिनिज्म को देखेंगे क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो फीमेल कैरेक्टर्स हैं। और फर्दर मोर मदरहुड का थीम जो है स्टोरी में बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस नॉवल पे फर्दर डिस्कशन से पहले हम लोग हमारी राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं, ल्यूडमिला कौन थी। हमारी जो राइटर है ल्यूडमिला, ये 23 मई 1938 को मॉस्को रशिया में पैदा होती हैं। मॉस्को बेसिकली रशिया का कैपिटल है। इनके पेरेंट्स के जो नेम है वो रिस्पेक्टिवली स्क्रीन पे मेंशन्ड है। और अभी तक ये अलाइव और इनकी एज 84 है। करेक्शन कर लीजिएगा, 81 नहीं 84 है, क्योंकि 1938 में पैदा होती हैं और प्रेजेंटली 2022 चल रहा है। तो इस टाइम पीरियड में इनकी एज जो है वो 84 के राउंड अबाउट है। और इसके अलावा हमारे जो राइटर हैं, इनके 3 चिल्ड्रन थे। इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हुई है। इनके जो चिल्ड्रन थे उनके नाम फ्योडोर, नबेलिया और किरल थे और इनके हस्बैंड का नाम बोरिस था। ये बेसिकली हम लोग इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसको डिस्कस कर रहे हैं एंड देन हम इनके वर्क्स की तरफ आएंगे। फर्दर आगे जाने से पहले मैं राइटर के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि बेसिकली नॉवलिस्ट भी थी और प्ले राइट भी थी और सोवियत राइटर थी। ये रशियन राइटर हैं जो कि सोवियत टाइम पीरियड के बारे में लिख रही हैं। तो जो इनके मोस्टली वर्क्स थे उनको बैन कर दिया गया था, मीन्स उनको पब्लिश नहीं होने दिया गया था। तो काफ़ी क्राइसिस फेस करना पड़े थे इनको अपने लिटरेरी टाइम पीरियड के अंदर। उनको वो वर्क्स पब्लिश करने से क्यों रोका गया था? क्योंकि जो उनके मोस्टली वर्क्स थे वो गवर्नमेंट को हिट कर रहे थे, वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उसके अगेंस्ट जा रहे थे। तो क्योंकि वहाँ पे सेंसरशिप चल रहा था, उस सेंसरशिप की बेस पे इनके वर्क्स को क्राइसिस फेस करना पड़ रहे थे। जैसे कि हम लोग पीछे मिखाइल बल्कोकोव को पढ़ के आए हैं, सेम क्राइसिस उन्होंने भी फेस किए थे। उनके भी वर्क्स को बैन कर दिया गया था और उसमें बताया गया था कि कई राइटर को जेल में बंद कर दिया गया था। इन्होंने मोस्टली अपना करियर शुरू किया था प्लेज लिखने से, ठीक है। और वो जो वर्क्स इनके बैन किए गए थे, पब्लिशिंग से रोका गया था, वो मोस्टली प्लेज थे, ठीक है, क्योंकि प्लेज जो थे वो पॉलिसीज़ फॉलो नहीं कर रहे थे जो कि उस टाइम की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, ठीक है। एंड देन इसके बाद इन्होंने उस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा प्रोज पब्लिश करवाए थे, ठीक है। प्रोज का वर्क इन्होंने पब्लिश करवाया था उस ड्यूरेशन में। और जिन जैनरा पे इन्होंने काम किया उसमें हमारे पास फिक्शन, ड्रामा, फिल्म, सॉन्ग राइटिंग आ जाते हैं। इन्होंने विजुअल आर्ट्स के ऊपर भी काम किया था। और इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स में से एक रिस्पेक्टिव वर्क ये भी है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द टाइम नाइट, ठीक है। इसको द टाइम ऑफ नाइट भी कहा जाता है। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, हमारी राइटर एक प्ले राइट मतलब नॉवलिस्ट भी थी, पेंटर भी थी। इन्होंने सॉन्ग भी लिखे, सॉन्ग गाए भी और बहुत ज़्यादा विजुअल आर्ट्स के ऊपर भी काम किया। लेकिन ये अपने प्लेस और नॉवेल्स की बेस पे काफ़ी ज़्यादा फेमस थी।
और इनकी लाइफ के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इनके जो फादर थे वो यूएसएसआर, ठीक है, यानी कि रशियन स्टेट के ये सख्त दुश्मन बन चुके थे और अपनी वाइफ मींस जो हमारी राइटर है उनकी मदर को, राइटर को अकेला छोड़ के चले गए थे। तब राइटर बहुत छोटी सी थी। एनी हाउ उसके बाद राइटर ने कई टाइम अपना कहाँ गुजारा, होटल्स के अंदर गुजारा, इन्स के अंदर गुजारा, और अपने 3 इयर्स तक ये मल्टीपल होटल्स में रही। एंड आफ्टर 3 इयर्स अपने 9 इयर्स तक ये मल्टीपल प्लेसेस पे रही, कोई भी स्टेबल प्लेस पे ये नहीं रही थी। अनस्टेबल प्लेसेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रही थी। तो ऐसा क्राइसिस वाला लाइफ टाइम था इनका, लाइफ पीरियड था इनका। और इनकी बर्थ हुई थी मेट्रोपोल होटल के अंदर, ठीक है। अब ये मेट्रोपोल होटल में जब इनकी बर्थ हुई तो इन्होंने अपना एक वर्क प्रोड्यूस किया जिसका नाम था द गर्ल फ्रॉम द मेट्रोपोल होटल। वो जो वर्क है बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, वो इन्हीं की लाइफ के ऊपर बेस कर रहा है, ठीक है। द गर्ल फ्रॉम द मेट्रोपोल होटल, ये बेस कर रहा है उस होटल के अंदर जहाँ पे इनकी बर्थ हुई थी और वहाँ पे ये 1941 तक रही थी। यानी कि इनकी बर्थ होती है 1938 में, 1938 से 41 तक वही रही, मीन्स 3 इयर्स इन्होंने इस होटल में स्पेंड किए थे, मेट्रोपोल होटल के अंदर। और अपने टाइम पीरियड की ये वन ऑफ द बेस्ट क्लासिकल ऑथर्स कंसिडर की जाती थी, ठीक है, मीन्स रशिया के अंदर। और इन्होंने कई वर्क्स क्रिएट किए जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन जो इन्होंने लैंग्वेज यूज़ की थी अपनी राइटिंग के लिए वो रशियन लैंग्वेज यूज़ की थी, ठीक है। जिस जगह पे रह रही हैं उसी जगह की लैंग्वेज को इन्होंने यूज़ किया था। एंड फर्दर मोर मैंने बताया आपको सेली लेरेट नेम की राइटर थी, एक एडिटर थी, एक ट्रांसलेटर थी। उन्होंने रशियन लिटरेचर के ऊपर अपनी ग्रिप उनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसी बेस पे उन्होंने इनके इस वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जो कि बाद में सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सोवियत यूनियन के टाइम पीरियड पे यानी कि रशिया में इनकी पब्लिशिंग को बैन कर दिया गया था। और बैन क्यों किया गया था, वही बात कि सेंसरशिप थी और इनके जो वर्क्स थे वो उस स्टेट के अगेंस्ट क्राइम कंसिडर किए जा रहे थे। मतलब मोस्टली जो इनके वर्क्स थे वो ऐसे वर्क कंसिडर किए जा रहे थे जो कि उस टाइम पीरियड पे स्टेट को हिट कर रहे थे, स्टेट के अगेंस्ट जा रहे थे। दैट इज़ वाई जो स्टेट थी उनकी, इनके जो रशियंस थे, जो रशिया की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनके वर्क्स को पब्लिश होने से बैन कर दिया गया था। इनके वर्क्स कौन से थे इन सबको हम बाद में डिटेल डिस्कस करते हैं। अभी हम बात करते हैं इनके प्राइजेस की, कि इनको रशियन बुकर प्राइज़ भी मिला था, इसके अलावा इनको पुश्किन प्राइज़ भी मिला था, एंड देन इनको वर्ल्ड फैंटेसी प्राइज़ भी मिला था, वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड। इनके जो मोस्ट पॉपुलर वर्क है वो है देयर वंस लिव्ड अ वुमन हु ट्राइड टू किल हर नेबर्स बेबी। ये वर्क एक हॉरर फिक्शन है जो कि 2009 में पब्लिश्ड हुई थी। और बुक की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो लाइंस कही गई हैं इस वर्क के बारे में वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जब आप स्क्रीन पे इस बुक की डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आप एक वर्ड नाइट से इनकाउंटर करेंगे, आपको एक नाइट का वर्ड देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे जो नाइट है ना बेसिकली राइटर के लिए बहुत ही सिंबॉलिक है, सिग्निफिकेंस रखती है। क्यों? क्योंकि जो इनका रिस्पेक्टिव वर्ब है वो भी नाइट के बारे में बात कर रहा है, द टाइम ऑफ नाइट, ठीक है, द टाइम नाइट, और यहाँ पे वर्ड नाइट आ रहा है क्योंकि नाइट जो है ना वो क्या चीज़ है, नाइट डार्कनेस को सिंबलाइज करती है, पैसिमिज्म को सिंबलाइज करती है। और जो हमारी राइटर है इनके वर्क मोस्टली पैसिमिज्म पे बेस करते हैं, पैसिमिस्टिक वर्क है वो, जो कि डार्कर साइड ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारी रिस्पेक्टिव वर्क में हम देखें पॉवर्टी की बात की गई है, ठीक है, और उसके बाद एलियनेशन की, एमलेसनेस की, होपलेसनेस की, रूटलेसनेस की बात की गई हुई है। और ये एलियनेशन कहाँ पे आती है, ये लोनलीनेस कहाँ पे आती है, ये लोनलीनेस, ये एलियनेशन रात के वक्त आती है। हम देखेंगे जो हमारा वर्क है उसमें भी रात के वक्त एक करेक्टर होगा इस नोवेल के अंदर जो कि फीमेल करेक्टर है, वो एस्केप कर जाएगा, ठीक है। तो एस्केपिज्म भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट थीम होगा। बेसिकली इसके अंदर एक करेक्टर होगा एलियोना का, ठीक है। एलियोना वो करेक्टर है जो कि नाइट के टाइम में अपने अपार्टमेंट से अपने बच्चों के साथ गायब हो जाएगी, निकल जाएगी। और सेम स्टोरी द टाइम नाइट के अंदर हम लोगों को अना का करेक्टर मिलता है जो कि एक मेट्रार्क है, ठीक है, जो कि एक ग्रैंड लगा दो, एक डॉटर रही है, मतलब मदर है, ठीक है, एक मदर है, सिंपली इस तरह याद रख लें, एक मदर है स्टोरी के अंदर जिसकी डेथ हो चुकी हुई है। उसने एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा था और डेथ के बाद उसका मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो उसकी बेटी के हाथ लगा है। और इस मदर की बेटी का नाम है एलियोना, ठीक है, एलियोना, जो कि इस बुक के एंड पे घर से भाग जाएगी अपने बच्चों के साथ। और इसका मैन्यूस्क्रिप्ट किसको मिला है? एलियोना को मिला है। एलियोना जो है वो उस मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ रही है जिसके अंदर उस
पोइटस ने, यानी कि जो एना है ये एक पोइटस भी थी, इसने अपनी लाइफ टाइम के बारे में बताया हुआ है, कितनी इमोशनली स्टेबल अनस्टेबल थी, फाइनेंशियली तौर पे इसको कितना ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ रहा था। और ये सब कब हो रहा है, ये सब जो टाइम पीरियड दिखाया है ये अर्ली पोस्ट सोवियत रशिया का टाइम पीरियड दिखाया है नॉवल के अंदर, कि अर्ली पोस्ट सोवियत रशिया के अंदर एक फैमिली की क्या सूरत हाल थी। और वो फैमिली किसकी है, वो फैमिली अना की फैमिली है। अना जिसकी डेथ हो चुकी हुई है, उसने एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा, उसमें उसने बताया कि उसकी कितनी फाइनेंशियली तौर पे उसको अनस्टेबिलिटी फेस करना पड़ी थी, इमोशनली तौर पे कितनी वो अनस्टेबल थी, कितना ज़्यादा उसको लॉस, डेथ, ट्रॉमा फेस करना पड़ा थ्रू आउट अपनी लाइफ के अंदर, कितनी ज़्यादा उसको फ्रस्ट्रेशन फेस करनी पड़ी थी अपनी लाइफ के अंदर। ये सब कुछ उसने अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, मतलब सीक्वेंस में नहीं है, एनेक्डोट्स की फॉर्म में है। एनेक्डोट किसे कहते हैं, एक छोटी सी ऐसी स्टोरी जो कि एक रियल पर्सन या रियल इवेंट के बारे में होती है, मतलब शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज करके इसमें बातें बताई हुई हैं। तो ये सब कुछ देखने वाले हम हमारे रिस्पेक्टिव बुक के अंदर। एनी हाउ हम राइटर के बारे में बात कर रहे थे, उसके वर्क्स के बारे में बात कर रहे थे। सबसे जो पॉपुलर वर्क है वो है देयर वंस लिव्ड अ वुमन हु ट्राइड टू किल हर नेबर्स बेबी। ठीक है, हमने भी बात की कि इसका ये मोस्ट पॉपुलर वर्क है। इसके अलावा जो राइटर के वर्क है वो है इमॉर्टल वर्क लव, जो कि 1987 में पब्लिश हुआ। फिर द टाइम नाइट, जो कि 1992 में पब्लिश हुआ। टाइम नाइट की क्या स्पेशलिटी है मैं ये बता दूं आपको कि 1992 में पब्लिश तो हुआ, लेकिन उसके बाद ये इंग्लिश लैंग्वेज में 1994 में पब्लिश हुआ था। किसने किया था, रिकॉल करवा दूं, सैली लेरिड ने किया था। ठीक है, SALLY स्पेस LAIRD। और जिस जर्नल में पब्लिश हुआ था ये बेसिकली वो रशियन लिटरेरी जर्नल था, उसका नाम था नोवी मीर। और इस राइटर के इस वर्क को रशियन बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्टेड किया गया था इन 1992। एनी हाउ इसके बाद इनका नेक्स्ट वर्क है वो है द नंबर 1। उसके बाद है देयर वंस लिव्ड अ वुमन हु ट्राइड टू किल हर नेबर्स बेबी, जो मैंने बताया इनका मोस्ट पॉपुलर वर्क है। फिर है देयर वंस लिव्ड अ गर्ल हु सेड्यूस्ड हर सिस्टर्स हस्बैंड एंड ही हैंग्ड हिमसेल्फ, लव स्टोरीज, ये है 2013 का कलेक्शन। उसके बाद है देयर वंस लिव्ड अ मदर हु लव्ड हर चिल्ड्रन अंटिल दे मूव्ड बैक, 2014। एंड द गर्ल फ्रॉम द मेट्रोपोल होटल, जो कि 2017 में पब्लिश हुआ। ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। बेसिकली सारे के सारे जो इनके वर्क्स मेंशन किए हैं सबके सब इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स को मेंशन किया गया है तो ओवरऑल ये इनकी पब्लिकेशन जो कि अब तक हमारे पास आ चुकी हैं। इन सब में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो लास्ट वन है। लास्ट वन के अलावा ये देयर वंस लिव्ड अ वुमन, ये इम्पोर्टेंट है, जो कि 2019 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद है द टाइम नाइट, जिसको हम पढ़ रहे हैं 1992 वाला। ठीक है, ये 3 इनके मेजर वर्क है। यहाँ पे हम लोगों ने अब तक राइटर को कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं हमारा जो नॉवल है, जो हमने डिस्कस करना है नोवेला, उस नोवेला की टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है। बेसिकली द टाइम नाइट, जिसको हम लोग टाइम नाइट टाइम भी कहते हैं, टाइम ऑफ नाइट भी कहते हैं। ये जो नाइट टाइम है ना, इस नॉवल के अंदर ग्रेट सिग्निफिकेंस रख रहा है। क्यों, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट एक्शन हो रहे हैं ना वो नाइट के टाइम में हो रहे हैं। जैसे कि जो स्टोरी में एक कैरेक्टर हम देखेंगे कि एलियोना को उसकी मदर का एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिलता है। पहले तो एलियोना को कॉल आती है, उसमें बताया जाता है कि आपकी मदर एक मैन्यूस्क्रिप्ट छोड़ के गई हैं। और वो मैन्यूस्क्रिप्ट कौन सी है, बेसिकली जिसमें अपनी सारी उसने लाइफ के बारे में लिखा है। और वो कॉल वो नाइट टाइम में रिसीव करती है। ठीक है, मतलब नॉवल की ओपनिंग भी नाइट से हो रही है और एंडिंग भी नाइट से हो रही है। और उस टाइम पे शी इज़ ऑल अलोन, वो सिर्फ अकेली है। कौन, एलियोना। और स्टोरी की एंडिंग पे भी देखते हैं कि एलियोना जो है वो क्या करती है, अपनी फैमिली को छोड़ जाती है। और जब वो नाइट टाइम पे फ्लीइंग करती है, उस टाइम पे दिखाया जाता है इस नॉवल के अंदर एलिनेशन, रूटलेसनेस, होपलेसनेस, एमलेसनेस, डिजास्टर्स। और ये जो वर्क है बेसिकली इसकी एंडिंग, ओपनिंग, सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर को, जो कि राइटर ने यूज़ किया है इस राइटिंग के अंदर। तो सिंपली हम अगर टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करें द टाइम नाइट, तो जो नाइट का टाइम है वो हाईली सिग्निफिकेंट है थ्रू आउट द नोवेला। जैसे कि हम प्रीवियसली भी डिस्कशन कर चुके हैं कि नाइट राइटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है, इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि नाइट जो वो सारे पैसिमिस्टिक थीम को सिम्बलाइज करता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं जो टाइटल है इस नोवेल का वो एक पैसिमिस्टिक टाइटल है, जो कि सिम्बलाइज कर रहा है एमलेसनेस को, होपलेसनेस को, रूटलेसनेस को, डिजास्टर को, क्योस को। स्पेशली
स्पेशली एलियनेशन एंड लोनलीनेस को, एंड फर्दर एस्केपिज्म को भी। मतलब टाइटल जो है ये किस तरह साइन बोर्ड की तरह दिखाया गया है जो कि पूरे नॉवल के थीम्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और टाइटल सिग्निफिकेंस के बाद जैसे कि मैंने बात बोली अभी थीम्स की, तो इसमें जो थीम देखेंगे हम स्टोरी टेलिंग का थीम देखेंगे, स्पेस का, टाइम का, मदरहुड का, अनरिलायबिलिटी ऑफ नैरेटिव वगैरह वगैरह। तो इसमें जो फर्स्ट थीम है वो है स्टोरी टेलिंग, कि हम देखते हैं कभी जो स्टोरी है अना की, अना बेसिकली जो कि अनसक्सेसफुल पोएट थी जिसका मैन्युस्क्रिप्ट एलियोना को मिला था, ठीक है, वो है अना। अब इसकी स्टोरी नरेट की जा रही है, नरेशन इसी की है लेकिन मल्टीपल कैरेक्टर्स आके हम लोगों को बता रहे हैं। कभी एलियोना बता रही है, कभी उसके ग्रैंड चिल्ड्रन बता रहे हैं। और इवन जो इसकी स्टोरी है वो स्टोरी किस तरह से है कि उसमें जब भी अना कोई स्टोरी नरेट कर रही है उसमें लिंक बना रही है उसके चिल्ड्रंस का, उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनका। जैसे कि मैंने जो यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है उसकी लास्ट लाइन देखें, इट बिकम्स क्लियर एज द नॉवल गोज दैट द स्टोरी इज अबाउट अना हरसेल्फ एंड द वे शी रिलेट्स टू देम। ठीक है, कि जो स्टोरी है वो अना के बारे में है और किस तरह से वो स्टोरी के अंदर दूसरे कैरेक्टर्स को अपने साथ लिंक करके उनकी स्टोरी बता रही है। तो स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट थीम होगा इस स्टोरी के अंदर। इसके अलावा मदरहुड का थीम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, स्क्रीन पे जो लिखा है आप उसकी रीडिंग कर लीजिएगा। इस नॉवल में हम 3 जनरेशन देखेंगे, एक अना एंड एलियोना। अना बेसिकली मदर है, एलियोना उसकी डॉटर है, आगे से इसकी फादर। चाइल्ड इसका नाम होगा टिमा, और अना की भी आगे से मदर दिखाई गई है पहले जिसका नाम है सिमा। तो बेसिकली हम देखते हैं सिमा फर्स्ट जनरेशन, अना जो है वो सेकंड जनरेशन, एंड थर्ड जनरेशन हमारे पास एलियोना और एलियोना का भाई एंड्री, ये दो आ जाते हैं, ANDREI, ठीक है, एंड्री। तो ये हमारे पास दो आ जाते हैं। एनी हाँ एलियोना के बाद हमारे पास है टीमा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हमारे पास टोटल 3 जनरेशन आ गई। इन 3 जनरेशन के अंदर जो मदर का रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अना और उसकी बेटी एलियोना का बॉन्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाया गया है। क्यों और कैसे इसके डिस्कशन हम बाद में करेंगे। एनी हाउ इसके बाद नेक्स्ट थीम है अनरिलायबिलिटी ऑफ नैरेटिव। थ्रू एंड थ्रू जब भी हम ये स्टोरी पढ़ते हैं तो हम लोगों को समझ नहीं आती वेदर वी शुड रिलाई ऑन द नैरेटिव। हम लोगों को जो नरेटर है उसके बात के ऊपर रिलाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो नरेटर है उसकी बात के ऊपर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सब हम लोग जब स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं तब सारे थीम साथ साथ अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एंड देन जेंडर एंड सेक्सुअलिटी का थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें देखते हैं जो मोस्टली प्रोटेगोनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है वो फीमेल है। जो मेल है वो एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे फीमेल को, या तो पैसे के लिए या फिर सेक्स के लिए, उनकी ही डिमांड होगी फीमेल के साथ। और ऑन द अदर हैंड फीमेल जो है वो स्ट्रगल कर रही होंगी अपने घर को बनाने के लिए, घर को आगे लेके जाने के लिए। उसके अलावा बहुत से ओकेजन पे हम देखेंगे फीमेल और मेल इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, मेल को अपार्टमेंट से निकाल दिया जाएगा, फीमेल मोस्टली अपार्टमेंट होगी, सो ऑन। मतलब इस तरह की स्टोरी के अंदर हम लोग इस स्टोरी के अंदर सारा कुछ देखने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं फेमिनिस्टिक स्टोरी भी है और इसके अलावा जेंडर एंड सेक्सुअलिटी की बात भी करती है ये स्टोरी। इसके अलावा जो थीम देखेंगे वो है स्पेस का, जो कि टाइटल इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है, स्पेस एंड टाइम। ये दो इंपॉर्टेंट थीम है जो कि टाइटल में भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। हम देखेंगे स्टोरी के अंदर पॉवर्टी दिखाई गई हुई है, शॉर्टेज ऑफ फूड दिखाया गया हुआ है। मोस्टली स्टोरी जो है वो एक ही जगह पे चल रही होगी, कैसे वहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है गुजारना कितना डिफिकल्ट होगा। फर्दर हम लोग टाइम का थीम देखने वाले हैं। अगर हम टाइटल के लिहाज से बात की जाए तो टाइम मैटर करता है नाइट का इसके अंदर, क्योंकि नाइट जो है वो मैंने बताया आपको एलिनेशन को, लोननेस को सिंबलाइज कर रही है। ऑन द अदर हैंड स्टोरी के अंदर टाइम के लिहाज से बात की जाए तो इसमें कोई भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, स्टोरी जो है वो सीक्वेंस में नहीं है। स्टोरी जो है वो एनेक्डोट्स की फॉर्म में जिसमें डिफरेंट स्टोरीज सुनाई गई हैं, कभी एलियोना के चाइल्ड की, कभी टीन एज की, कभी मदर के बारे में। मतलब कोई भी सीक्वेंस नहीं है, आगे पीछे नरेशन है और डिफरेंट स्टोरीज को इंटरमिक्स किया गया हुआ है एनेक्डोट्स की फॉर्म में। तो इन शॉर्ट राइटर ने कॉम्प्लेक्स स्टाइल अडॉप्ट किया है इस राइटिंग के अंदर, जिस बेस पे रीडर को भी काफ़ी डिफिकल्टी होती है कि वो स्टोरी के अंदर जो प्लॉट है उसको और जो स्टोरी चल रही है नरेशन उसको ग्रैस्प कर सके। इजीली नहीं ग्रैस्प कर सकता क्योंकि स्टोरी के अंदर ही कॉम्प्लेक्सिटी या सेंस ऑफ डिसऑर्डर है। ठीक हो गया, तो ये थीम्स थे। हमने अभी तक जो नोवेल का बेसिक इंट्रोडक्शन था वो कवर किया इस लेक्चर के अंदर कि राइटर कौन थी, कहाँ से बिलोंग करती थी, उनका राइटिंग स्टाइल कैसा था, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन से थे। राइटिंग स्टाइल इनका कॉम्प्लेक्स राइटिंग स्टाइल था और बेसिकली ये जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उनके अगेंस्ट लिख रही थी।
फर्दर मोर इन्होंने पॉवर्टी को हाईलाइट किया अपनी राइटिंग के अंदर, एलिनेशन, रूटलेसनेस, होपलेसनेस, जो भी थीम है सारे इनके स्टाइल के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो नॉवल की टाइटल सिग्निफिकेंस थी उसको कवर किया, नॉवल के की फैक्ट्स को देखा कि नॉवल कब लिखा गया, क्यों लिखा गया था, एंड देन नॉवल में क्या क्या थीम है। तो इन शॉर्ट जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन था हम कवर कर चुके हैं इस लेक्चर के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस नॉवल की समरी कवर करने वाले हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक दुआ में खास याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर, सिंगल शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।